हेलो स्टूडेंट्स, हम जो चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। और विद्युत रसायन में आज जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है डेनियल सेल। डेनियल सेल को हम गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल का दूसरा हम एक और नाम जानते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, और इसी को एक और नाम देते हैं वोल्टेइक सेल। क्या कहते हैं? वोल्टेइक सेल। वोल्टेइक सेल। तो इसके कितने नाम हो गए? 3। डेनियल सेल के अलावा गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेइक सेल या वोल्टिक सेल। तो ये 3 नाम है, आपको याद रखने हैं। ये एक ही सेल के नाम है, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए? डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल। तो इसको हम पढ़ेंगे ये क्या होते हैं और किस प्रकार से फंक्शन करते हैं, किस प्रकार से रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, ठीक है। यही तो होता है सेल। क्या होता है? सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तन करते हैं हम देखते हैं। तो इसमें हम क्या लेते हैं? हम इसमें 2 पात्र लेते हैं। इस प्रकार से हमने 2 पात्र लिए, एक तो ये हो गया, दूसरा इधर। एक इस तरीके से हमने एक और दूसरा पात्र लिया, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं कि पहले मैंने क्या लिए? 2 पात्र ले लिए। क्या ले लिए? 2 पात्र ले लिए। अब इन पात्रों में एक पात्र ये, एक पात्र ये, इसमें मैंने भर दिया ZnSO4। क्या भर दिया? ZnSO4। क्या भर दिया? ZnSO4। जिंक सल्फेट का विलयन भर दिया इसमें। क्या भर दिया? जिंक सल्फेट का विलयन। और ZnSO4 कैसा है? एक विद्युत अपघट्य विलयन है। यहां पर मैंने क्या भर दिया? यहां भर दिया कॉपर सल्फेट, CuSO4। क्या भर दिया? कॉपर सल्फेट का विलयन भर दिया। और यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये, जानने वाली बात ये है कि जो हम विद्युत अपघट्य यहाँ पर भरेंगे या जो विलयन हम यहाँ पर भरेंगे, विद्युत अपघट्य वही उसी जो विद्युत अपघट्य होगा उसी की छड़, उसी धातु की छड़ हम इसमें डालेंगे इलेक्ट्रोड के रूप में। तो यहाँ हमने लिया है ZnSO4। क्या लिया है? ZnSO4। तो ZnSO4 में हम Zn की ही रॉड डालेंगे इलेक्ट्रोड के रूप में। यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड होगा वो क्या होगा? जिंक का होगा। किसका होगा? जिंक का। तो यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रोड डाल दिया, ठीक है। क्या डाल दिया? एक इलेक्ट्रोड डाल दिया। वो किसका है? जिंक का। किसका है? जिंक का। तो वो भी किस रूप में? सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। यहाँ पर हम किसका डालेंगे? कॉपर सल्फेट है तो किसका डालेंगे? कॉपर का। तो यही यहाँ पर ध्यान देने की चीज है कि आप जिस धातु का विद्युत अपघट्य विलयन लोगे उसी का इलेक्ट्रोड हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं? जो हमारा ये है वो किसका है? कॉपर का। तो ये भी किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। कॉपर का है, कॉपर किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। अब हम इसको एक परिपथ यानी कह सकते हैं एक सर्किट के द्वारा, एक तार के द्वारा इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। और ये हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं? गैल्वेनोमीटर। क्या लगा देते हैं? गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो इसमें हम क्या लगा देते हैं? एक तार के द्वारा इसको जोड़ देते हैं और इसमें हम क्या लगा देते हैं? गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, ठीक है। और फिर लेकिन आप देखिए क्या इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी? नहीं, अभी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अभी सर्किट पूरा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सर्किट पूरा नहीं। हमने इधर से तो ये जोड़ दिया है लेकिन ये दोनों आपस में इधर से नहीं जुड़े हैं, ठीक है।
तो इन दोनों को भी तो हमें जोड़ना पड़ेगा। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हम यहाँ पर एक क्या लगाते हैं, लवण सेतु लगाते हैं। क्या लगाते हैं, लवण सेतु। लवण सेतु या साल्ट ब्रिज, इंग्लिश में इसको कहते हैं साल्ट ब्रिज, जो क्या करता है, हमारे विद्युत अपघट्ट विलयनों को विद्युत धारा प्रवाहित करने में सहायता करता है। यानी कह सकते हैं विद्युत धारा के लिए एक ब्रिज का काम करता है। अब ये जो साल्ट ब्रिज बनाते हैं, होता क्या है, ये कांच की नली होती है, कैसी, यू शेप की कांच की नली होती है, यू शेप की। इसके अंदर हम क्या भरते हैं, एक विद्युत अपघट्ट विलयन भरते हैं। कैसा विलयन, जैसे हम इसे भर देते हैं KCl। क्या भर देते हैं, KCl। इसके साथ में एक जेल लाइक सब्सटेंस, एक जेल जैसा सब्सटेंस भर देते हैं। क्या भर देते हैं, एक जेल जैसा सब्सटेंस भर देते हैं। ठीक है, कैसा भर देते हैं, जेल जैसा, जिसका नाम क्या होता है, एगर। एगर 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 एक सहवाल भी मानी जाती है कि सहवाल टाइप होती है, और इसको क्या होता है, जेल लाइक सब्सटेंस होता है, जेल जैसा, और उसको हम इसके अंदर भर देते हैं KCl के साथ मिला करके। ठीक है, तो फिर इसको क्या करते हैं, कॉटन, थोड़ी सी कॉटन लेकर के इनके दोनों सिरों को बंद कर देते हैं, इस नली को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या करता है, लवण सेतु का काम करता है। ठीक है, किसका काम करता है, लवण सेतु का। यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए ये माध्यम का प्रयोग, माध्यम का रूप ले लेता है। ठीक है, तो अब जैसे ही हम इसमें ये लवण सेतु डालेंगे तो क्या होगा, अब विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। लेकिन विद्युत धारा का प्रवाह होगा कैसे, रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होंगी, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो इतना समझ में आ गया, लवण सेतु में क्या क्या यूज हुआ, KCl और अगर अगर। ये बहुविकल्पी के रूप में पूछा जा सकता है कि लवण सेतु में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो अगर अगर का। ठीक है, अगर, तो अब विद्युत धारा का प्रवाह कैसे हो रहा है, तो देखिए ZnSO4 है, क्या है, ZnSO4। तो ZnSO4 क्या करेगा, जब टूटेगा तो क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। क्या करेगा, Zn 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि Zn जो है, जिंक जो है, वो क्या करेगा, Zn 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा। ठीक है, तो यानी यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, किधर के लिए, इधर के लिए। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहां से जब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, मूव करेंगे इधर के लिए, और जो कॉपर है ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा। क्या करेगा, Cu2 पॉजिटिव क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा और क्या बना लेगा, Cu बना लेगा। ठीक है भाई, ZnSO4 में Zn2 पॉजिटिव बनाएगा, Cu2 पॉजिटिव बनाएगा। ठीक है ना, तो जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा यहाँ पर, और 2 इलेक्ट्रॉन किधर मूव हो जाएंगे, इधर के लिए। और जब इलेक्ट्रॉन इधर के लिए मूव होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करेगा, कॉपर करेगा, और कॉपर क्या होगा, कॉपर सॉलिड के रूप में मिल जाएगा। यहाँ पर जो Zn है वो किस रूप में, सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। और ये जो Zn मिलेगा वो एक्वस फॉर्म में मिलेगा, कैसा, जलीय विलयन के रूप में मिलेगा। यानी कि ये जो जिंक है, जिंक का जो इलेक्ट्रोड है वो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ये अपघटित होना शुरू कर देगा। यानी कि इसके जो जिंक है वो किस में घुलने लगेगी, वो जिंक इस ZnSO4 के विलयन में घुलने लगेगी। यानी कि Zn जो हमारा है वो किधर को मूव करेगा, तो जो Zn है वो किधर मूव करेगा, Zn इधर मूव करेगा। यानी कि Zn2 पॉजिटिव की फॉर्म में Zn विलयन में मूव करने लगेगा। ठीक है, ऐसे ही अब इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो इसको किसने ले लिया, कॉपर ने। ठीक है, तो कॉपर किधर को जाएगा, कॉपर के जो 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, कॉपर के जो 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर को मूव करेंगे, इधर के लिए। ठीक है, किधर मूव करेंगे, इधर के लिए। यानी कि जो कॉपर है वो यहाँ पर आकर के इकट्ठा होने लगेगा। क्या होने लगेगा, कॉपर यहाँ पर आकर इकट्ठा होने लगेगा। ठीक है, अब एक चीज और जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिस दिशा में होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिस दिशा में होता है उसी दिशा के विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या है, बहने की दिशा इस साइड में, तो विद्युत धारा का प्रवाह किस साइड में होगा, इस धारा में। ठीक है, यानी कि
इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिस दिशा में होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिस दिशा में होता है उसकी विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। यानी विद्युत धारा का प्रवाह किधर होगा, तो कॉपर से जिंक की ओर, और कहा जाए इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किधर से होगा, तो जिंक से कॉपर की ओर। ये प्रश्न भी आपसे ऑब्जेक्टिव के रूप में परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अभिक्रिया क्या हुई समझ में आ गई। Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, और यहाँ कॉपर किस रूप में आ जाएगा, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो अब इन दोनों अभिक्रियाओं को, एक ये अभिक्रिया और एक ये अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं अर्ध अभिक्रिया। क्या कहते हैं, अर्ध अभिक्रिया। ठीक है, क्या कहते हैं, अर्ध अभिक्रिया। ठीक है, अर्ध अभिक्रिया है, ये भी अर्ध अभिक्रिया, ये भी अर्ध अभिक्रिया, और दोनों अभिक्रियाएं मिलकर क्या बनाएंगे, एक पूर्ण अभिक्रिया बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पूर्ण अभिक्रिया। ठीक है, तो Zn प्लस Cu 2 पॉजिटिव गिव्स Zn 2 पॉजिटिव प्लस Cu। ठीक है, यही तो बनेगी भाई। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर कैंसिल हो जाएंगे, और इस तरीके से ये अभिक्रिया बनाएगी। ये पूर्ण अभिक्रिया हो गई, और ये क्या होगी, अर्ध अभिक्रिया। यानी कि आधे सेल में होने वाली अभिक्रिया, यानी इतने सेल में होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अर्ध अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। ठीक, अब क्या है कि ये अर्ध अभिक्रियाएं जो होती हैं, यही क्या डिसाइड करती हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन को। ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन को। तो अगले टॉपिक में हम क्या देखेंगे, ऑक्सीकरण विभव, अपचयन विभव, इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मैंने आपको ये इसीलिए समझाया है क्योंकि अब मुझे जो टॉपिक पढ़ाना है इलेक्ट्रोड विभव, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगला टॉपिक पढ़ाने के लिए, अगला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीकरण विभव, अपचयन विभव। ये चारों टॉपिक आपको समझने के लिए इस सेल को जानना बहुत जरूरी था। ये आपके इस साल 2020 के सिलेबस में बोर्ड से हटा दिया गया है, ये आपको नहीं पूछा जाएगा सिलेबस में, लेकिन आगे के जो टॉपिक हैं उनको समझने के लिए इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए। ठीक है, अच्छा, इसमें एनोड कौन सा होगा, कैथोड कौन सा होगा, ये चीज और जान लीजिए। तो इसमें एनोड कौन सा होगा, तो यहाँ पर देखिए भाई, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है कि जहां पर ऑक्सीकरण होता है, जहां पर ऑक्सीकरण होता है वो होता है, यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये होता है एनोड। क्या होता है, एनोड। और जहां पे क्या होता है, अपचयन होता है, वहां पर क्या होता है, कैथोड। क्या होता है, कैथोड। यानी कि जिस अर्ध अभिक्रिया में ऑक्सीकरण होगा, जिस अर्ध अभिक्रिया में ऑक्सीकरण होगा वो एनोड कहलाएगा, जिस अर्ध अभिक्रिया में अपचयन होगा वो क्या कहलाएगा, कैथोड कहलाएगा। ठीक है, तो यानी कि ऑक्सीकरण एनोड कौन सा होगा, ये। ठीक है, और ये क्या होगा, कैथोड। ठीक है, क्या होगा, कैथोड। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि एनोड और कैथोड, एनोड हमेशा किधर होगा, लेफ्ट साइड में। किधर होगा, हमेशा लेफ्ट साइड में। ठीक है, कैथोड राइट साइड में। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए और उतार लीजिए, चित्र बना लीजिए, लिख लीजिए।